सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी एंड नेट जेआरएफ की तैयारी आप कर सकते हैं निःशुल्क। साथ में इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड एलटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी और जीआईसी, बिहार टीजीटी और साथ में जो छत्तीसगढ़ का पेपर था पीजीटी, यह इस चैनल के माध्यम से हम ये पेपर करा चुके हैं 2023 के और पूर्व के। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्लासें हमने इस चैनल के माध्यम से चलाई और आज जो क्लास होगी शेखर जोशी से संबंधित, एनसीईआरटी से संबंधित, तो इससे पूर्व हम ये आज 8वीं क्लास होगी। 7 क्लास चला चुके हैं। इन 7 क्लास में से हमने पंथ, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राहुल सकृत्यान, कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी महत्वपूर्ण क्लासें एनसीईआरटी के हम चला चुके हैं। एलटी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ये क्लासें दे सकते हैं। साथ में पैडागोजी की कुछ क्लासें और प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं, वहाँ पर आप उसका भी एक प्ले लिस्ट बनी है, वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। और 5 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रैक्टिस सेट उसमें कराए हमने। उस प्रैक्टिस सेट में संस्कृत, साहित्य, व्याकरण और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो आप सीधा प्ले लिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आज महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे शेखर जोशी। तो शेखर जोशी का जीवन परिचय और शेखर जोशी की जो एक रचना एनसीईआरटी में लगी हुई 11वीं में गलता लोहा, पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी भूमिका से प्रश्न पूछा गया था कि गलता लोहा किससे संबंधित है, तो यह सीधा क्वेश्चन बना था। तो आते हैं हम शेखर जोशी पर। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 ओलिया गांव अल्मोड़ा में हुआ था और इनको महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। 1995 में साहित्य भूषण, 1997 में पहल सम्मान, 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। यह उत्तर प्रदेश साहित्य द्वारा दिया जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। तो आप इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अंदर एनसीईआरटी से इस महत्वपूर्ण पॉइंट को अपना जहन में, अपने मन में आप रखेंगे कि एनसीईआरटी से जो रचना लगी है वो रचना से संबंधित विषय वस्तु आपसे पूछा जा सकता है। उस रचना से संबंधित आपको उसकी भूमिका और साथ में उस रचनाकार की अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती है। वह रचना जो आपकी एनसीईआरटी में लगी है उससे तो पूछेगा ही पूछेगा कि यह सबसे पहले जो रचना एनसीईआरटी में लगे हैं उसका सन आपको याद होना चाहिए और सन से ज़्यादा आपको उसकी विधा याद होनी चाहिए कि जो रचना लगी है वो कहानी विधा है या उपन्यास है या रेखा चित्र है या संस्मरण है या आत्मकथा है, किस विधा की रचना है। कभी डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे बनता ही बनता है। फिर आपको अंदर से पात्र देखने पड़ेंगे और उसकी भूमिका से भी कुछ देखना पड़ेगा। जैसे कि पिछले बार पूछा गया था 2021 में अल्टी में कि गलता लोहा का किससे संबंधित है, तो गलता लोहा जातिवाद से संबंधित था। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। अब देखते हैं इनके उपन्यास। इनके उपन्यास था अर्थ, मूषक, आवाज, चींटे के पर और मेरा पहाड़। ठीक है, यह ये गढ़वाली में था। अर्थ, मूषक, उवाच और चींटे के पर, मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ तो आपने इनकी रचना देखी होगी। कुछ गढ़वाली की रचना है, ऐसा नहीं कि पूछा भी जा सकता है, लेकिन हिंदी की रचना महत्वपूर्ण आपको देखना ही पड़ेगा। एक है रचना है राजेश जोशी की रचना है, इसी से संबंधित है। जैसे मेरा पहाड़ है तो राजेश जोशी की है, उससे संबंधित भी एक रचना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब इनकी कहानी महत्वपूर्ण है, उपन्यास से ज़्यादा इनकी कहानी महत्वपूर्ण है और रेखा चित्र को इनको हम देखेंगे। इनकी कहानी है दाजू, नौरंगी बीमार है, प्रतिनिधित्व कहानियाँ, कोसी का घटवार, सात के लोग, हलवाहा, बदबू, मेंटल। ये कई बार पूछा गया है। 7 के लोग, हलवाहा, बदबू और मेंटल, बच्चे का सपना, समर्पण, निर्णायक, गलता लोहा, डांगरी वाले, ये वाले कर देना इसमें, ठीक है, बिरादरी और गाइड, ये गाइड है,
नेकलेस, प्रथम साक्षात्कार, बिडोआ, किसागो। ठीक है, तो देखो एक जैसे गलता डांगरी वाले गढ़वाली के कुछ शब्द हैं, ये साहित्य के गढ़वाली कुमाऊनी के कुछ शब्द हैं, यह उत्तराखंड साहित्य से संबंधित। तो ये रचनाएं भी कहीं पूछी जा सकती है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मेंटल बदबू के साथ साथ आपने जैसे कुछ इसमें हलवाक है और डांगरी वाले है, बिरादरी है, तो इन शब्दों का बिडोआ है। ठीक है, आप दो रूपों में देखेंगे इनको। जैसे फिर दूसरे जैसे मेंटल बदबू, नेकलेस, किस्सागो, इन रचनाओं को आप देखेंगे। इनकी थोड़ा एक नज़र आप जरूर मार लेना, क्योंकि हो सकता है कि वह जो रचना लगी है उससे संबंधित नहीं पूछेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से कहानी शेखर जोशी की नहीं, उसमें दो चार कहानी का नाम दे सकता है। तो जैसे कि अभी आयोग के अध्यक्ष ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि कुछ रचनात्मक ढंग से, जहाँ पर आप चिंतनात्मक ढंग से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको चिंतन करना ही करना पड़ेगा। आगे हम इनका एक महत्वपूर्ण शब्द चित्र है संग्रह, शब्द चित्र संग्रह है इनका। एक पेड़ की याद काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आ सकता है एक पेड़ की याद। अब जो एक काफ़ी कविता है, काफ़ी प्रसिद्ध कविता है राजेश जोशी की, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये यूपी पीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये राजेश जोशी की है, कन्फ्यूजन मत होना। और एक पेड़ की याद या शब्द चित्र संग्रह है शेखर जोशी का। अब इनके मुख्य तथ्य पर हम आते हैं। जैसे कहानी है दाजू। ठीक है, तो दाजू कहानी की भूमिका इतनी बड़ी है कि दाजू कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म बनाई थी। दाजू का अर्थ होता है, जैसे कुमाऊनी भाषा में दाजू का अर्थ होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो दाजू को आप चिल्ड्रन फिल्म इस सोसाइटी ने इसमें फिल्म बनाई थी, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं कि आप विषय वस्तु पर आते हैं इनका गलता लोहा। तो गलता लोहा जो इनकी रचना लगी हुई है, जो आपके एनसीईआरटी 11 में लगी हुई है, यह जाति विभाजन से संबंधित है। गलता लोहे के पात्र आप थोड़ा नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो पात्र है मोहन है, मोहन की बहुत बड़ी भूमिका है। बंशीधर है, धनराम लोहार है, और इसमें फिर मैंने ऐड किया है एनसीईआरटी की बुक से मास्टर त्रिलोक सिंह। जैसे आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो मास्टर त्रिलोक सिंह। ठीक है, और गोपाल सिंह एक दुकानदार हैं, उन वो भी इसके पात्र हैं। इन्होंने सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किया था। ठीक है, इनने सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किया था। इनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, चेक, रूसी, पॉलिश, जापानी भाषा में हुआ था। इतनी काफ़ी भाषाओं में इनकी जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया गया था। अब हम इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर आते हैं। ठीक है, अब शेखर जोशी हैं, तो पिछली सदी व छठी शताब्दी जो दशक था हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। जो छठी शताब्दी था यह युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के लिए रंग ढंग से अलग अलग तरीके से कहानियाँ लिखनी शुरू की, और देखते देखते कहानी विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उत्थान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। ठीक है, तो नई कहानी आंदोलन से आप इनका संबंध लगा सकते हैं। इस कहानी आंदोलन के बीच उभरती हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। इनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष की प्रतिनिधित्व करती है। जो इनकी कहानियाँ है वह प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, समाज का मेहनत काश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों के जगह पाता है। निहात सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारे की नुक्तों को पकड़ते हुए प्रस्तुत करते हुए इनके रचना संसार के से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविधि विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि है और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इनकी कहानियाँ उस समय हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत हम देखते हैं कि जैसे पूर्व से भी चली आ रही है कहानी। जैसे प्रेमचंद युग में भी कहानियों का बहुत वर्चस्व रहा। उसके बाद हम थोड़ा प्रसाद युग में भी कहानियाँ देखते हैं, और फिर जो नई कहानियों का संबंध था
अब इन्होंने इस कहानी पर यहाँ पर एक तथ्य लिखा है कि छठी दशक और नहीं कहानी आंदोलन, ठीक है। तो उसमें कही हुआ, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने इसको यहाँ से ऐड किया है और आप लोगों को भी ऐसा देखना है, क्योंकि जब तक आप रचना तक ढंग से पढ़ोगे नहीं, एक क्वेश्चन से दूसरे को जोड़ोगे नहीं एक पार्ट से, तब तक आपका आकलन बेहतर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कई रूपों में भी पूछा जा सकता है। अब जो दशक था, आपने देखा होगा कि उस समय काफ़ी हुआ, आपने देखा होगा कि नहीं कहानी आंदोलन 1956 से हुआ, और नहीं कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? राजेंद्र यादव की थी, मोहन राकेश और कमलेश। 1956 में तीन महत्वपूर्ण युवा थे उस समय के, जिन्होंने ही कहानी आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद हम आगे चले तो आकानी आंदोलन 1956 में ही राजेंद्र, आकानी आंदोलन विमल का था। 1960 में सचेतन कहानी महपति का था, सहज कहानी अमृत राय का था, समांतर कहानी फिर कमलेश्वर का था। तो उसी दशक में इन्होंने 60 के लगभग ही ये कहानी में नए दौर चल रहा था। तो सभी युवा एक उस समय एक क्रांति जैसी हुई, और सभी युवाओं ने उस समय के कहानी भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ लिखी, ठीक है। जैसे कमलेश्वर ने लिखी, राजेंद्र यादव ने लिखी, मोहन राकेश ने लिखी। तो इन्होंने एक उससे संबंधित एक युग भी चलाया था। नई कहानी, आ कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, जन कहानी, सक्रिय कहानी, समकालीन, जिस प्रकार से कविता का भी दौर था एक काल, ठीक है, आकानी कविता। तो इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनकी विषय वस्तु पर चलते हैं कि जो इनकी कहानी है, शेखर जोशी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, जो शेखर जोशी की कहानी है ये विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुवादित हो चुकी है, या इनका अनुवाद हो चुका है, ठीक है, कई भाषाओं में, जैसे पूर्व में भी कहा गया है। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ दाजू का चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है गलता लोहा पर आते हैं। तो गलता लोहा शेखर जोशी की एक कहानी कला का एक प्रतिनिधित्व नमूना है। कहानी और कला, कहानी को जो है कला से जोड़ा गया। जैसे कि आपको पता है कि गलता लोहा किससे संबंधित है, एक जैसे धनीराम जो थे उनके, वो लोहार का काम करते थे, और मोहन थे जो, तो मोहन ने उस कार्य को संभाला, उस कार्य को किया। तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया जनता की रही थी। कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाले यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ में गुजरते हुए हम लोग यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत काशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। देखो, गलता लोहा एक वास्तविक जीवन की कहानियों पर आधारित यह कहानी है, और समाज में जातिगत विभाजन, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारी उन्नति या प्रगति किसी भी दौर में तब तक नहीं हो सकती जब तक हम जातिगत बंधनों के अटूट से बाहर नहीं आएंगे। इस बात को शेखर जोशी ने बेमुखर होकर इस कहानी में जो है पात्र बनाए हैं, इस कहानी का जो रूपरेखा दर्शाई है, लेखक का अर्थ की गहराई को दिखाया गया है। बड़बोलेपन जितना कम है, वास्तविक अर्थ में उतना ही गंभीर है, मतलब वास्तविकता दिखाई गई है। लेखक ने मुखर टिप्पणी के बगैर ही पाठ से गुजरती हम कहानियाँ देख पाते हैं कि एक मेधावी छात्र है मोहन की भूमिका बहुत बड़ी है, ठीक है। मोहन की भूमिका, एक ब्राह्मण जो एक निर्धन ब्राह्मण युवक है मोहन, उसकी भूमिका बहुत बड़ी है।
गुजरते हुए हम लोग यह देख पाते हैं कि एक मेधावी है किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक किन परिस्थितियों के चलते मोहो मनोदशा तक पहुंच जाता है, इन मनोदशा तक पहुंच जहां उसके लिए जातिगत अभिमान बेईमानी हो जाता है। ठीक है, देखो मोहन रहता है, एक मेधावी छात्र रहता है, ब्राह्मण परिवार से उसका संबंध है, लेकिन वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी मेहनत करने के लिए धनराम जो लोहार है उसके लोहार में आफर पर बैठता है। आफर मतलब जो लोहे का, जहाँ पर हम दरांतियाँ कुछ बनाने के लिए जाते हैं लोहार के पास, ठीक है, कुलाड़ी, दरांती, ठीक है, छीनी, कई प्रकार से, तो आफर पर बैठता है। एक ब्राह्मण परिवार का जो युवा है मोहन वहाँ पर बैठता है, लेकिन लोग उसके काफ़ी ताने सुनाते हैं। लेकिन देखो तो आज जो व्यक्ति अपना कार्य करना चाहता है उसको जातिवाद के इस प्रकार के अर्थ में या संबोधन में करते हैं कि आदमी का कार्य करना ही बड़ा दुश्वार हो जाता है। लेकिन उसकी मेहनत को देखिए, उसने इस बात को ना लेकर अपने निर्धनता का, अपनी मेधावी का परिचय दिया। तो इसीलिए लेखक ने कहा कि मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। ठीक है, देखो सबसे मजबूत चीज तो लोहा ही होती है। तो इन अर्थों में उन्होंने इसको दर्शाया है। आप विशेष तौर पर मोहन, इसके जो पात्र हैं बंशीधर, धनराम लोहार और एक मास्टर त्रिलोक सिंह है, ठीक है, और एक गोपाल सिंह दुकानदार है, इनके पात्र हैं। इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इनकी कहानी थी कोशिका घटवार। तो कोशिका घटवार ये यूजीसी नेट में लगी हुई है, और मैं पिछले प्रश्न पत्र या देख रहा था कि ग्रुप सी में कुछ पेपर मैंने देखे थे जहाँ पर कोशिका घटवार, मनोहर श्याम जोशी की रचना, शेखर जोशी की रचना, इन रचनाओं को मैं देख रहा था कि काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। जैसे सुमित्रानंदन पंत का, जिनका संबंध उत्तराखंड के साहित्य से है, हिंदी साहित्य से है, उनका संबंध, उनका जीवन उत्तराखंड से लगा हुआ है, लेकिन हिंदी साहित्य में उनकी भूमिका बड़ी है। शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, इलाचंद जोशी, जिनका संबंध उत्तराखंड से है, लेकिन आपको नोट करना है कि राजेश जोशी उत्तराखंड के नहीं थे, ये मध्य प्रदेश के थे। पहले भी मैं इस विषय पर चर्चा कर चुका हूँ। अब आते हैं कोशिका घटवार। कोशिका घटवार काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है, इतनी अच्छी कहानी है, एक फौजी की कहानी है, ठीक है। और कोशिका घटवार जो है यूजीसी नेट में लगा हुआ है। यूजीसी नेट में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मित्रों, ये जो एनसीईआरटी के पार्ट हैं, आप ऐसा ना सोचे कि हमें एलटी तक ही यहाँ तक रहना है। अभी ईएमआरएस यानी एकलव्य विद्यालय का जो पेपर होगा, वहाँ पर भी एनसीईआरटी के कुछ पार्ट लगे हैं। पीजीटी में, टीजीटी के तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पीजीटी में कुछ पार्ट लगे हैं, वहाँ से भी आपने देखना है, उस दृश्य में भी देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण कि एलटी के बाद अब लेक्चरर की भर्ती आ गई, तो यहाँ कुछ इन संबंध उत्तराखंडी नहीं, मनोहर श्याम जोशी हो गए, इलाचंद जोशी है, ये तो साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, ये तो वहाँ से भी पूछा जाएगा, उपन्यास से, कहानी से, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को इस तरीके से मजबूत कीजिएगा कि आने वाले समय लेक्चरर, नेट, ईएमआर, इन महत्वपूर्ण भर्तियों में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, अब हम महत्वपूर्ण इनकी कहानी पर आते हैं, से कोशिका घटवार। तो मित्रों, जो इनकी कोशिका घटवार है, यह कहानी 1958 की कहानी है, शेखर जोशी, ये फ्लैशबैक पर लिखी गई कहानी है, फ्लैशबैक पर, ठीक है। अब देखो, एक इतनी अच्छी कहानी, आंचलिक कहानी का रूप इसे दिया गया है। सामाजिक जड़ और मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई की और लक्ष्मा की कहानी का कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी इसे माना जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो अधूरे रहे अनाथ फौजी थे, जो गोसाई थे, फौज थे, और फौज से रिटायरमेंट होने के बाद, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहानी का काल अतीत है कि अद्भुत कहानी है, जिससे आगे पीछे न भाई, न बहन, न बाप। यह एक कथन है। यह कथन किसका था? लक्ष्मा के पापा का था, ठीक है, क्योंकि फौजी गोसाई जो लक्ष्मा से शादी करना चाह रहे थे, ठीक है। इसके पात्र हैं गोसाई और लक्ष्मा। कई बार ये पूछा जाता है, और ग्रुप सी में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और लक्ष्मा का बच्चा, तीसरा पात्र इसमें लक्ष्मा का बच्चा है। जो लक्ष्मा था, लक्ष्मा
लक्ष्मा थी, कहीं लक्ष्मी दासिन भी इनका नाम दिया रहता है, लेकिन लक्ष्मा आप नोट कर लेना। तो लक्ष्मा राम सिंह से शादी करती है, ठीक है। तो मित्रों, जब गुसाई, देखो आजकल भी तुमने देखा होगा कि जो आर्मी से सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट आते हैं, चाहे फौजी, सूबेदार, हवलदार, तो उनके दिमाग में आपने देखा होगा कि एक कुछ करने का जज्बा होता है। देखा होगा कि वो या तो बकरी या कोई पालन इस प्रकार से, भैंस, आज भी तुमने देखा होगा कि इस प्रकार के कार्य करते हैं। और कार्य तो व्यवसाय, दुकान, अन्य कार्य, अपना छोटा मोटा व्यवसाय खोलना वो तो बात अलग है, लेकिन घरेलू कार्यों में अपने को मजबूत करते हैं। तो इसी तरीके से गुसाई जो अनाथ था, वह जब रिटायरमेंट आया फौज से, तो उसने एक जो चक्की होती है, पंचक्की, जिसको बोलते हैं घराट, ठीक है, घट बोलते हैं, ठीक है, घट। तो घट बनाया कि मेरा अब मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, तो मैं घट चलाऊंगा, ठीक है। पंचक्की जहाँ पर आटा पीसा जाता है, गाँव में उसको घट कहते हैं। तो एक दिन इसी कहानी से ऊपर है कि लक्ष्मा का परिवार काफ़ी, जहाँ शादी हुई थी वह काफ़ी गरीब थी, उसके लिए जो आटा नहीं था, और घराट में काफ़ी समय लगता है जैसे आपको मालूम है, तो वह घराट से कुछ उसको आटा दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी कहानी स्टार्ट होती है। इस प्रकार की काफ़ी मार्मिक कहानी है। तो एक किस प्रकार से शेखर जोशी की मानसिकता, मन में देखो कि किस प्रकार से भावना रहेगी, एक रिटायर फौजी जिसने घराट बनाया, और किस प्रकार से, तो इस प्रकार से ताना बाना जोड़ा कि इस कहानी इतनी प्रसिद्ध होगी, कोसी का घटवार कहानी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के लिए, उत्तराखंड साहित्य की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी रचना है कोसी का घटवार, ठीक है। यह बहुत बड़ी रचना है कोसी का घटवार शेखर जोशी की। तो इस प्रकार से ज़्यादा मैं एक छोटे से अंशों मैंने ये कहानी बताई, और जो नेट करने वाले हैं वो तो जानते ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। परंतु आप सिर्फ इतना नोट कर लेने की कोसी का घटवार किसकी कहानी थी, इसके पात्र, यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट आपने गलतल हुआ, उसकी भूमिका पूछा गया है, इसके पात्र पूछा जा सकता है, ठीक है। शेखर जोशी की कुछ रचनाएं पूछी जा सकती है, दायु, नौरंगी वाले, डांगरी वाले, बिरादरी, कुछ गढ़वाली शब्दों का उच्चारण हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। कुछ दूसरा प्रकार से बनेगा तो बदबू, मेंटली कई बार आ चुके हैं इनके, ठीक है। और शब्द चित्र, एक पेड़ की याद में, दायु, जिसमें चिल्ड्रन सोसाइटी ने इसमें फिल्म बनाई थी, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट और अगला जो हमारा अगला महत्वपूर्ण जो रचना, जिस रचनाकार के बारे में हम बात करेंगे, अगली जो 9वीं क्लास हमारी होगी तो मनोहर श्याम जोशी के बारे में होगी। और आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप घर में पढ़ने का समय आपको कम मिलता है, आपको हिंदी पर ज़्यादा फोकस है, साहित्य पर या व्याकरण पर या शिक्षण अभिरुचि पर, तो आप इस प्रकार से वीडियो देख सकते हैं। हर हफ्ते या 2 से 3 दिन बाद मैं प्रैक्टिस सेट लाता ही हूँ, और उस जो प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ उसमें मैं 10 से 15 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का जोड़ता हूँ, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को मैं उस प्रैक्टिस सेट में जोड़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी समस्या होगी, मैंने एक ग्रुप बनाया है, आप उस ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और कहीं पर भी आपको गलत लगे तो फिर भी कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक आप ही जैसे विद्यार्थी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। पुनः आप सभी मित्रों का धन्यवाद।